सोचिए कि एक तरफ एक गुलाम है जिसके पास अपना शरीर तक नहीं है, राइट, जिसे मतलब एक जानवर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर रोमन सम्राट जिसके एक छोटे से इशारे पर पूरी फौज किसी शहर को तबाह कर सकती थी। सही बात है, दोनों की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क। पर एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी फिलॉसफी है ना, जिसने इन दोनों ही इंसानों की जिंदगी को बराबर रूप से प्रभावित किया। तो आज के इस डीप डाइव में, यानी इस चर्चा में, हमारा मुद्दा यही है। हम बात कर रहे हैं स्टोइसिज्म की। हाँ, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। वही ना, आजकल इंटरनेट पर अगर देखा जाए तो इस फिलॉसफी को एक अजीब सा ट्रेंड बना दिया गया है, जैसे ये कोई अल्फा मेल या टॉप ऑफ द फूड चेन बनने का नुस्खा हो। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असल में ये एक प्राचीन विचारधारा है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से लड़ने और एक बेहतर इंसान बनने का बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये कितना मिसरिप्रेजेंट हो रहा है आजकल। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इंटरनेट पर आजकल जिस तरह का दिखावा चल रहा है ना, वो इस फिलॉसफी के मूल आधार से बिल्कुल अलग है। मतलब स्टोइसिज्म किसी के ईगो को बढ़ाने या दुनिया पर कब्जा करने का टूल तो बिल्कुल नहीं है। राइट। ये एक ऐसी शिक्षा है जो तब उभरी थी जब दुनिया में बहुत अराजकता और अनिश्चितता थी। उस वक्त के लोगों को समझ आने लगा था कि बाहरी हालात पर उनका कोई जोर नहीं है। हाँ, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगाया जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे, यानी उनका अपना दिमाग, उनके अपने विचार। ये फिलॉसफी किताबी कीड़ों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए बनी थी जो रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ और मुश्किलों के बीच अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते थे। इसे थोड़ा और गहराई में समझते हैं, क्योंकि इस भारी भरकम थ्योरी से बेहतर है कि हम इसे किसी ऐसी घटना से जोड़ें जो रोज हमारे आसपास होती है। हमारे सोर्सेज में ना एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है इसके लिए। अच्छा, कौन सा उदाहरण? फर्ज कीजिए गुड़गांव या मुंबई के किसी बिजी ऑफिस एरिया में कैफे है। वहां राजू नाम का एक बरिस्टा सुबह की उस पागलपन वाली भीड़ में लोगों को कॉफी सर्व कर रहा है। अब उस लाइन में एक कस्टमर आता है जो पहले से ही किसी बात पर झुंझलाया हुआ है। हाँ, वैसा सीन तो रोज ही दिखता है बड़े शहरों में। एग्जैक्टली। उसके एक हाथ में लैपटॉप है, दूसरे हाथ से वो फोन पर किसी पर चिल्ला रहा है। जब राजू उसे कॉफी देता है तो कस्टमर की अपनी ही जल्दबाजी से कॉफी गिर जाती है। अब गलती मानने के बजाय वो अपना पूरा गुस्सा राजू पर उतारने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इंडिया में ऐसी सिचुएशंस में गाली गलौज हो जाना काफी आम बात है ना। यही वो पॉइंट है जहां एक आम इंसान और एक स्टोइक माइंडसेट वाले इंसान का फर्क साफ नजर आता है। राजू गुस्सा होने या पलटकर चिल्लाने के बजाय ना एकदम शांति से खड़ा रहता है। वो रिटेलिएट नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो उस गुस्से से भरे कस्टमर से कहता है कि वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाए और वो खुद जल्दी से काउंटर साफ करके एक नई कॉफी ला देता है। वहां खड़े बाकी लोगों को लगता है कि राजू शायद डर गया या उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, लोग तो यही सोचेंगे कि कितना कमजोर है। सही कहा। लेकिन जब उससे इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो राजू का जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा कि सामने वाले का गुस्सा और उसका बुरा व्यवहार उसके कंट्रोल में नहीं था, पर राजू का अपना आपा, उसकी अपनी शांति सिर्फ और सिर्फ उसके अपने कंट्रोल में थी। ओह वाओ, मेरे दिमाग में यहाँ एक कमाल की एनालॉजी आ रही है जो सोर्सेज में भी मेंशन की गई है। ये बिल्कुल वैसा है कि हमने अपने मूड और इमोशंस का एक रिमोट कंट्रोल बना रखा है। रिमोट कंट्रोल, सही शब्द चुना है। हाँ, मतलब अगर उस फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर के चिल्लाने पर राजू भी गुस्सा हो जाता तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि राजू ने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उस अनजान कस्टमर के हाथ में थमा दिया कि लो भाई, अब तुम जब चाहो मेरा मूड खराब कर दो। पर राजू ने वो रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखा। उसने तय किया कि उसका दिन कैसा जाएगा। ये रिमोट कंट्रोल वाली बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। असल में यही स्टोइसिज्म का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। इसे डिकोटमी ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल का विभाजन कहते हैं। ओके, तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, स्टोइक विचारधारा मानती है कि दुनिया की हर चीज सिर्फ दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहला हिस्सा उन चीजों का है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे इरादे, हमारी सोच और किसी भी घटना पर हमारा रिएक्शन। और दूसरा हिस्सा उन चीजों का है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, जैसे दूसरों की बातें, मौसम या अचानक आई हुई कोई बीमारी। राजू ने इस नियम को जिया। उसने समझा कि दूसरे इंसान का चिल्लाना एक्सटर्नल वेरिएबल है। पर देखा जाए तो ये सुनने में जितना आसान और लॉजिकल लगता है ना,
रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। हम जानते हैं कि जेनो, जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, उनकी महंगी पर्पल डाई से भरी शिप डूब गई थी। हाँ, उनका सब कुछ तबाह हो गया था उस हादसे में। और वही एपिक्टेटस एक गुलाम थे जिनकी टांग उनके मालिक ने तोड़ दी थी। पर यहां मैं सोच रही हूं, सबसे बड़ी इंसाइट ये नहीं है कि उनके साथ बुरा हुआ, सबसे बड़ी इंसाइट ये है कि उन्होंने उस दुख को बाईपास कैसे किया। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक इंसान जिसका करोड़ों का माल समुंदर में डूब गया हो, वो अगले ही दिन शांति से बुक स्टोर में जाकर फिलॉसफी कैसे पढ़ सकता है? या जिसके पैर की हड्डी तोड़ी जा रही हो, वो बिना चीखे ये कैसे कह सकता है कि इसे मत घुमाओ, ये टूट जाएगी? उसका जवाब ये है कि उनका दिमाग किसी आम इंसान से अलग नहीं था, बस उनका दुनिया को देखने का चश्मा अलग था। जीनो और एपिक्टेटस ने अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट किया था। जब जीनो की दौलत डूबी ना, तो उन्होंने उस नुकसान को एक ट्रेजेडी की तरह नहीं बल्कि एक आजादी की तरह देखा। आजादी? पैसे डूबने में आजादी कैसे? क्योंकि दौलत के साथ उसे खोने का जो लगातार डर जुड़ा होता है, वो डर भी उस डूबती हुई शिप के साथ चला गया। उन्होंने समझा कि बाहरी दौलत कभी भी छीनी जा सकती है, इसलिए सिर्फ अंदरूनी दौलत ही असल प्रॉपर्टी है। अच्छा, और एपिक्टेटस का केस? एपिक्टेटस का मानना था कि उनका मालिक उनकी फिजिकल बॉडी को तोड़ सकता है, बेड़ियों में बांध सकता है, लेकिन उनकी सोचने की आजादी को कोई हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। मेंटली उन्होंने खुद को सबसे आजाद इंसान बना लिया था। लेकिन वेट, यहां मुझे एक बात थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती। एक थोड़ा शक होता है मुझे इस चीज पे। जीनो का माल डूब गया और उसने मान लिया। एपिक्टेटस की टांग टूट गई, उसने कोई दर्द नहीं दिखाया। क्या ऐसी फिलॉसफी इंसान को अंदर से एकदम भावनाहीन या एक इमोशनलेस रोबोट जैसा नहीं बना देती? ये बहुत ही आम और वैलिड सवाल है। हाँ, मतलब क्या ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, जहां इंसान दुख महसूस करना ही बंद कर देता है ताकि परेशान ना हो? ये एक बेहद आम गलतफहमी है कि स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को दबाना या मिटा देना है। असल मकसद भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें रैशनल बनाना है, तर्कसंगत बनाना है। रैशनल बनाना जैसे जब कोई बुरा हादसा होता है, तो एक आम इंसान उस हादसे के दुख के साथ अपनी कल्पना से 1000 और दुख पैदा कर लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो OIC, ओवरथिंकिंग वाली स्पाइरल। एग्जैक्टली। स्टोइसिज्म सिर्फ इस एक्स्ट्रा बनावटी दुख को काटने का काम करता है। एपिक्टेटस को टांग टूटने पर फिजिकल दर्द जरूर हुआ होगा, पर उसने उस दर्द के ऊपर गुस्से, बदले और बेबसी का पहाड़ नहीं बनाया। उसने सच को स्वीकार किया। ये इमोशनलेस होना नहीं है। तो अगर बाहरी दुनिया का कंट्रोल छोड़ देना है और अंदर की शांति को रैशनल बनाना है, तो इस खाली जगह को किस चीज से भरा जाए? दिमाग दिन भर क्या करेगा? यहीं पर हमारे सोर्सेज एक ठोस फ्रेमवर्क पेश करते हैं, जिसे स्टोइज्म के 4 गुण या द 4 वर्चूज कहा जाता है, राइट? हाँ, ये 4 गुण असल में इस पूरी विचारधारा के कोर पिलर्स हैं। पहला है विजडम, यानी बुद्धिमत्ता। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये समझ है कि क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं। सही। और दूसरा है करेज, यानी साहस, मुश्किल वक्त या डर का ढीठ होकर सामना करना। तीसरा है जस्टिस, मतलब निष्पक्ष होना और दूसरों के साथ ठीक व्यवहार करना। और चौथा है टेम्परेंस, यानी संयम, हर चीज में बैलेंस रखना। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं ना? बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर किसी इंसान में साहस तो बहुत है, पर विजडम नहीं है, तो वो साहस सिर्फ एक खतरनाक बेवकूफी बन जाएगा। हाँ, और अगर किसी में जस्टिस की चाहत है पर संयम नहीं है, तो वो इंसाफ के नाम पर क्रूअल्टी करने लगेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इन वर्चूज के साथ ही इस फिलॉसफी का एक और बड़ा हिस्सा जुड़ा है, जिसे लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर कहा गया है। इसे समझने के लिए क्लियंथीज और क्रिसिपिस ने ट्री एंड सॉइल की एक कमाल की एनालॉजी दी थी, मिट्टी और पेड़ वाली एनालॉजी। पर इसका असल लॉजिक क्या है? इसका मैकेनिज्म बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि दुनिया के जो नेचुरल नियम है, जिसे उन्होंने फिजिक्स कहा, वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जैसे मौत आनी है, वक्त गुजरना है, लोग बदलेंगे, ये सब नेचर के ठोस नियम है। अच्छा, ठीक है। अब लॉजिक या तर्क एक फेंस की तरह है, एक बाड़ की तरह, जो इस जमीन को जंगली जानवरों यानी इर्रेशनल ख्यालों से बचाता है। और जब जमीन ठीक हो, फेंस मजबूत हो, तभी उस पेड़ पर एथिक्स यानी हमारे अच्छे आचरण का फल लगता है। यानी अगर जमीन ही जहरीली हो, मतलब अगर हम मौत या वक्त के गुजरने जैसे प्रकृति के नियमों को मानने से इनकार कर दे,
तो हमारी पूरी जिंदगी का आचरण खराब हो जाएगा। हम उन चीजों के पीछे भागेंगे जिनका अस्तित्व ही नहीं है। एकदम पॉइंट पर हैं आप। इस बात को मैं एक और तरीके से देख रही थी, जैसे एक बह रही नदी का फ्लो होता है ना, नदी का बहाव नेचर का एक नियम है। अगर कोई तैराक उस नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की जिद करे तो वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में थक कर डूब ही जाएगा। उसे सिर्फ थकान और मिजरी मिलेगी। हाँ, वो यूजलेस स्ट्रगल करेगा बस। राइट। लेकिन अगर वो तैराक समझदार है तो वो उस नदी के बहाव को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ अपनी दिशा तय करेगा। नदी का बहाव बदला नहीं जा सकता, पर उस बहाव में तैरने का तरीका जरूर बदला जा सकता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। नेचर के ऑर्डर के खिलाफ जाकर हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक नया पहलू आ रहा है। देखिए, एक गुलाम जिसके पास अपना जिस्म नहीं, या एक व्यापारी जिसका सब डूब गया, उनके लिए ये मानना थोड़ा आसान हो सकता है कि मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। पर तब क्या होता है जब इस फिलॉसफी का टेस्ट किसी ऐसे इंसान पर हो जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत, असीम दौलत और सत्ता हो? ये ना स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा और सबसे एक्सट्रीम टेस्ट रहा है इतिहास में, और इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस। हाँ, मार्कस ऑरेलियस तो सम्राट थे ना। हाँ, पहले सेनेका की बात करते हैं। वो रोमन एम्परर नीरो के एडवाइजर थे और उस वक्त रोम के सबसे अमीर लोगों में आते थे। जब उन्हें किसी राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश निकाला दिया गया, तब उन्होंने रोते हुए कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान फिलॉसफी लिखने में लगा दिया। और उन्हें बाद में डेथ सेंटेंस भी तो मिला था। बिल्कुल। संखी एम्परर नीरो ने उन्हें फोर्स्ड सुसाइड की सजा सुनाई थी, और उस आखिरी वक्त में भी उनका दिमाग इतना शांत था कि मरते दम तक वो अपने आसपास रोते हुए दोस्तों को शांति का पाठ पढ़ाते रहे। बाप रे, ये सुनने में ही कितना अनरियल लगता है। और मार्कस ऑरेलियस तो उस दौर के दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे। उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा सोर्सेज में दिया है, जहां उनके एक पर्सनल सर्वेंट ने उनकी बेहद कीमती चीज चुरा ली थी। हाँ, ये केस स्टडी बहुत पॉपुलर है। अब एक सम्राट होने के नाते उनका एक इशारा काफी था और उस सर्वेंट को सूली पर चढ़ा दिया जाता। फौज तैयार थी, लेकिन मार्कस ने उस सर्वेंट की जान बख्श दी। उनका कहना था कि अगर वो इंसान गलती मान लेगा तो उसे बेहतर पोजीशन दी जाएगी, वरना उसे उसके हाल पर छोड़ दो। आम इंसान इसको बेवकूफी कह सकता है। सही में लगता है कि कोई भी उनका फायदा उठा सकता था, पर गहराई से देखें तो ये ईगो मैनेजमेंट की सबसे ऊंची सतह है। अगर एक सम्राट एक मामूली चोर को मरवाकर भड़ास निकालता है, तो मतलब उस छोटी सी चोरी ने सम्राट की मानसिक शांति पर कब्जा कर लिया। मार्कस ने ईगो सेटिस्फाई करने की जगह रैशनल लीडरशिप चुनी, और इन लोगों की इस स्टेट ऑफ माइंड के पीछे एक कमाल की साइकोलॉजिकल टेक्निक थी, जिसे प्रेमेडिटाटियो मोलोरम या नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। प्रेमेडिटाटियो मोलोरम, इस टेक्निक पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बुरे वक्त को पहले से इमेजिन करना, पर क्या ये प्रैक्टिकली क्रॉनिक एंजाइटी को निमंत्रण देना नहीं है? अगर कोई लगातार सोचेगा कि उसकी नौकरी जाएगी या परिवार खत्म हो जाएगा, तो वो इंसान तो डिप्रेशन में चला जाएगा ना। ये एंजाइटी बढ़ाने का नहीं, बल्कि एंजाइटी को जीरो करने का मैकेनिज्म है। इसे आप एक तरह की मेंटल एक्सपोजर थेरेपी समझिए। एक्सपोजर थेरेपी कैसे? तो वो इस सच को रैशनली प्रोसेस कर लेता है। ये डर को उसके शॉक वैल्यू से अलग कर देता है। जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले दिमाग को शॉक लगता है। वही शॉक पैनिक और गुस्से में बदलता है। अच्छा, तो मतलब पहले से विजुअलाइज करने से वो शॉक डिफ्यूज हो जाता है। वो परेशानी एक अनजान भूत नहीं लगती, बल्कि एक हकीकत लगती है जिसके लिए हम पहले से तैयार थे। एग्जैक्टली, यही इसका फंडा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ पुरानी किताबों में लिखी हुई कुछ मीठी बातें नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रैक्टिकल टूल किट है जो हमारे दिमाग को रीवायर करता है। तो सवाल ये उठता है कि कल सुबह उठकर इस टूल किट का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे करें? हमारे सोर्सेज इस टूल किट के कुछ बहुत प्रैक्टिकल हिस्से बताते हैं। एक सबसे आसान टूल है डेली रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले मन में ही पूरे दिन का विश्लेषण करना। खुद से पूछना कि आज मैंने कहां बिना वजह अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया। और इससे आगे के लिए सेल्फ अवेयरनेस आती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा टूल है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा में डालना। इसकी साइकोलॉजी भी बड़ी फैसिनेटिंग है। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि पुराने जमाने में राजा लोग अमीर होने के बावजूद गरीबों के कपड़े पहनकर फर्श पर सोते थे या फास्ट करते थे,
अगर आज के दौर की बात करें तो हम एक रात बिना एसी के सो सकते हैं या अपनी पसंदीदा चीज खाना कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, पर इसका फायदा क्या है? दिमाग क्यों खराब करना अपना ऐसे? इसका फायदा सीधा हमारे डर पर होता है। हम आधी जिंदगी सिर्फ इस डर में निकाल देते हैं कि कहीं हमारा आराम न छिन जाए। जब कोई जानबूझकर बिना एसी के सोता है तो उसका दिमाग रियलाइज करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो उतना भी बुरा नहीं है। ये हमारे बेसलाइन ऑफ फियर को रीसेट कर देता है। ओह वाह, फियर रीसेट हो जाता है। और तीसरा बड़ा टूल क्या है? तीसरा टूल है द व्यू फ्रॉम अबव। अपनी जिंदगी और परेशानियों को एक ऊंचे आसमान से देखना, एक ईगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे मैं एक मॉडर्न एग्जाम्पल से जोड़ती हूँ जो हमारे सोर्सेज ने भी इशारा किया है। सोचिए कि आज के दौर का एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जिसका पूरा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अचानक एक दिन बिना वार्निंग के प्लेटफॉर्म उसका चैनल डिलीट कर देता है। वैसा वाला सीन तो सच में किसी को भी तोड़ देगा। हाँ, आम हालत में वो इंसान टूट जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन द व्यू फ्रॉम अबव ये सिखाता है कि अपनी परेशानी को यूनिवर्स के स्केल पे देखो। ब्रह्मांड के इस अनंत वक्त में एक चैनल का डिलीट होना धूल के एक कण से भी छोटा है। सही बात है, इससे इमोशनल ग्रेविटी कम हो जाती है। साथ ही वो अपनी इनर सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान देता है। चैनल जा सकता है, पर वीडियो बनाने की, स्क्रिप्ट लिखने की जो स्किल उसके दिमाग में है, उसे कोई प्लेटफॉर्म डिलीट नहीं कर सकता। असल सक्सेस वो स्किल है। यही इनर फ्रीडम इस विचारधारा की जीत है। लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषण तभी पूरा होता है जब हम दोनों पहलू देखें। हर फिलॉसफी की तरह इसमें भी कुछ खामियां हैं, एक डार्क साइड भी है। बिल्कुल। इस विचारधारा का ब्लाइंड फैन बनने के बजाय आलोचनाओं को समझना बहुत जरूरी है। मशहूर फिलॉसफर नीचे और अन्य क्रिटिक्स ने सबसे बड़ी आलोचना यही की है कि यह इमोशनल सप्रेशन को बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि दुख से भागने के चक्कर में ये इंसान से उसका पैशन, उसकी रॉ ह्यूमैनिटी ही छीन लेती है। इंसान रोबोट जैसा सपाट बन जाता है। ये वैलिड पॉइंट लगता है काफी हद तक, और इस विचारधारा को ना काफी एलिटिस्ट भी कहा गया है। एक बात पर ध्यान दीजिए, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस या ज़ीनो, इन सब ने दौलत देखी हुई थी, इनके पास सब कुछ था, तो इनके लिए बोलना आसान था। एग्जैक्टली। ऐसे लोगों के लिए कहना आसान है कि पैसों में कुछ नहीं रखा, शांति ढूंढो। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उसके लिए पेट भरना जरूरी है, ध्यान और आत्मचिंतन नहीं। एक भूखा पेट फिलॉसफी नहीं समझता। ये एक बहुत ही चुभने वाली पर एकदम सटीक आलोचना है। एक और क्रिटिसिज्म ये है कि स्टोइसिज्म में जो एक्सट्रीम इनडिफरेंस है वो काफी अजीब रूप ले लेती है। फर्ज कीजिए किसी माँ का बच्चा गुजर गया हो और कोई उसके सामने खड़ा होकर कहे कि नेचर का ऑर्डर है, सबको मरना है, शांत रहो। ये तो एम्पैथी का पूरी तरह नाश लगता है। हाँ, अगर इसे एक्सट्रीम फॉर्म में अप्लाई किया जाए तो ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह सही साबित होते हैं। लेकिन आलोचना और असली थ्योरी को बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ प्राचीन स्टोइक्स का असली मकसद कंप्लीटली भावनाहीन होना नहीं था। उनका एक कोर कॉन्सेप्ट था यूपथे। यूपथे, ये क्या होता है? इसका मतलब है अनडिस्ट्रक्टिव और जहरीली भावनाओं को पहचानना, जैसे गुस्सा या लालच, और उन्हें रैशनल पॉजिटिव इमोशंस में बदलना। ये थ्योरी ये नहीं कहती कि आपको रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहती है कि उस रोने को एक ऐसी जहरीली जगह मत ले जाओ जहां वो दुख तुम्हारी आगे की जिंदगी को तबाह कर दे। यानी एम्पैथी खत्म नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। इससे आपको एक ऐसी शांति मिलती है जहां आप रोते हुए इंसान का सहारा बन सकें, ना कि खुद उसके साथ डूब जाएं। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो मुझे लगता है कि ये फिलॉसफी दुख को सहने का कोई माचो तरीका नहीं है। ये असल में चॉइस है, चुनने की आजादी है। ये इस बात का एहसास है कि हमारे पास जो थोड़ी बहुत ताकत है वो इस दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को, अपनी रिएक्शंस को बदलने में है। सही बात है। जो हमारे हाथ में है उस पर ईमानदारी से काम करना, और जो नहीं है उसे शांति से नेचर पर छोड़ देना ही असल हार्मनी है। अब जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहती हूं कि इस बातचीत से आगे बढ़कर एक ऐसे सवाल पर ध्यान दिया जाए जो हमारे अंदर के सबसे गहरे हिस्से को झंझोड़ दे। हाँ, जरूर। हम सब अपनी एक पहचान बनाते हैं, है ना? हमारा जॉब टाइटल, हमारी भाषा, डिग्री, बैंक बैलेंस और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जरा अकेले में बैठकर इस पर विचार कीजिए। अगर आज इस दुनिया का हर टाइटल, सारी दौलत, यहां तक कि सोचने की सारी भाषा और शब्द हमसे छीन लिए जाएं,
तो उस बिल्कुल खाली सतह पर हमारे अंदर से बाहर झांकने वाली चीज क्या बचेगी? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। वही ना, क्या हम सच में आजाद इंसान हैं या हम सिर्फ उस ईगो और आइडेंटिटी के बंधक हैं जिसे हम दुनिया से तुलना करके बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना जरूरी है।